सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। चलिए अब देखिए दूसरे विषय वस्तु की ओर चलते हैं। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में जारी है, तेजस्वी यादव साथ में है और लोग जुड़ भी रहे हैं यात्रा से। ठीक है, राहुल गांधी का संबोधन कम हो रहा है, लेकिन वोट चोरी क्या है लोग यह समझने का प्रयास कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कैसे की जा रही है इसका प्रमाण लाकर देंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। खैर चलिए, वक्त की बात है, लेकिन राहुल गांधी चूंकि बिहार के इतने जिलों से, बिहार के इतने लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो एनडीए को भी यह बात समझ में आई कि देखिए चुनाव है तो अब हमें भी ग्राउंड जीरो पर। कार्यक्रम तो बहुत पहले बना था कि विधानसभा बार हम रैलियां करेंगे, विधानसभा बार हम मीटिंग करेंगे, लेकिन अब तय हो गया है कि 23 अगस्त से विधानसभा बार मीटिंग होगी और इसके लिए सभी गठबंधन दल की जितनी पार्टियां हैं उनकी टीम गठित कर दी गई है, उनके लीडर गठित कर दिए गए हैं और सभी टीम में सभी पार्टियों के नुमाइंदे हैं। लेकिन बड़ा संकट ये है अजीत जी कि जब से यह खबर आई है इस तरीके की महाभारत दिखाई पड़ने लगी है। अब आपको हम कुछ क्षेत्रों की सिर्फ बात कर दें, क्योंकि देखिए ऐसे कितने क्षेत्र हैं पता नहीं। अब यह जो टीम है विधानसभा बार दिनारा भी जाएगी। अब दिनारा में बीजेपी से राजेंद्र सिंह है, वह भी अपनी ताकत दिखाएंगे और अंतिम समय में कैसी ताकत दिखाई जाती है आगे जाने के लिए समझते हैं। आरएलएम से आलोक कुमार सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। जेडीयू से जय कुमार सिंह है। क्या होगा भाई, क्या होगा? क्योंकि अभी कुछ तय नहीं हुआ। अब बरहरा में देख लीजिए, राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा से हैं, अजय सिंह भाजपा से हैं, बिहार के मशहूर उद्योगपति, लगातार 24x7 लगे हैं। सूरजभान सिंह हैं। उधर जेडीयू ने भी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। जेडीयू के रणविजय सिंह एक्सएमएलसी हैं, छोटू सिंह है, कल अशोक चौधरी जा रहे हैं। आप सूरजगढ़ा को देख लीजिए, आप आरजेडी से ले आए, विजय सिन्हा लाए प्रहलाद यादव को सरकार बचाने के लिए, लेकिन ललन सिंह ने ऐलान कर दिया कि इनको टिकट नहीं मिलेगा और प्रहलाद यादव मान रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। विजय सिन्हा का भरोसा होगा, तो वहां अब प्रहलाद यादव भी ताकत दिखाएंगे और ललन सिंह ने जिधर इशारा किया रामानंद मंडल की ओर वह भी दिखाएंगे। एलजेपीआर के जो हैं अशोक सिंह वह भी दिखाएंगे। अब आप शेखपुरा में देख लीजिए, रणधीर सोनी जेडीयू के दावेदार बने हुए हैं, एक एमएलए हैं और आरएलएम से राहुल कुमार बने हुए हैं, या उनके पिता की बात कर ले। अब महुआ में देख लीजिए, महुआ की सीट में भाई जेडीयू की आसमा परवीन है, अशफाक करीम है, जागेश्वर राय हैं और एलजेपी से संजय सिंह हैं। आप गायघाट की बात करिए, मतलब जहां उठाइए तो फिर ये तो बिल्कुल महाभारत जैसी स्थिति होनी है। इससे कैसे निपटा जाएगा, पहुंच तो आप जाएंगे, लेकिन मतलब इस भीड़ भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन मार हर जगह फंसेगी अजीत जी। इसका क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा, यह समझने की बात है। नेतृत्व के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि सभी घटक दलों के नेता रहेंगे, वे अपने समर्थकों को किस तरीके से खुश करेंगे और किस तरीके से निराश करेंगे। यह कार्यक्रम पहले 6 महीना पहले होता तो कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले बड़ी बात है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हमको लग रहा है कि यह प्रोग्राम होना नहीं था, क्योंकि ये टल गया। आपको याद होगा हम लोगों ने बहुत पहले इस बात की चर्चा की थी और हमने बड़े नेताओं से बात की थी, जेडीयू के बड़े नेताओं से, और हमने पूछा था कि भाई अभी आप क्रिसेंडो पर ले जा रहे हैं अपने कैंपेन को। नीतीश कुमार की आपने यात्रा करा दी, प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की जो होनी थी हो गई। आपने महिला संवाद की यात्रा रवाना कर दी और समन्वय की भी यात्रा आपके सभी 5 दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने समन्वय की यात्रा भी कर ली। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जब अभी आप कैंपेन उस समय ये बात चल रही थी कि चुनाव समय से पहले हो सकता है, तभी हमने पूछा था कि आपका तो अभी पीक पर पहुंच जाएगा, मान लीजिए कैंपेन पीक पर पहुंच गया, इसके बाद आप क्या करेंगे? तो दोनों दलों के बड़े नेताओं का कहना था कि हम लोग विधानसभा वार यात्रा करेंगे। तो ये यात्रा होनी थी मार्च में ये यात्रा शुरू हो जानी थी, लेकिन ये हुई नहीं यात्रा। हम लोगों ने पूछा फिर क्या अभी मार्च अप्रैल नहीं करेंगे तो क्या बरसात के दिन में आप यात्रा करेंगे? ये यात्रा टाली जा रही थी इसी वजह से कि सीट का बंटवारा नहीं हुआ है और पार्टियों के बीच में अगर सीट शेयरिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब कि कौन सी सीटों की अदला बदली होनी है। लोक जनशक्ति पार्टी को तो सारी सीटें जो मिलनी है वो दूसरी पार्टियों से ही मिलनी है, क्योंकि पिछली बार वो अलायंस में नहीं थे, तो उनकी तो सारी, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे, उनको भी सारी, वो तो अभी अलग गठबंधन बना के पिछली बार लड़े थे, तो उनको भी जो सीटें मिलनी है वो बाहर से मिलनी है। मान लीजिए जीतन राम मांझी की सीटें तो तय है, जो अगर कोई सीट बढ़ती है तो वो नई सीट होगी, लेकिन उनकी सीटें तय है।
तो वो सीटें कैसे आएंगी? आज जेडीयू कितनी सीटें छोड़ेगी? बीजेपी बीजेपी भी पिछली बार 110 सीट लड़ी थी और इस बार 100 लड़ना है, तो वो 10 सीटें कौन सी छोड़ेगी? कौन तैयार होगा अपनी 10 सीटें छोड़वाने के लिए? किस कैंडिडेट की सीट छूटेगी? तो ये सब पेच थे, इसकी वजह से ये यात्रा टाली जा रही थी। ज्ञानेश्वर जी, आप जो कह रहे हैं ये कंसर्न है बड़ा, तमाम बड़े नेताओं का ये कंसर्न है कि सीट बंटवारा नहीं हुआ है और हर पार्टी का कैंडिडेट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा समीकरण बिगड़ जाए कि उसके बाद हम जिसको कैंडिडेट दें बाकी लोग उसको हरवाने में लग जाए, तो सीटों का नुकसान हो जाए, ये आशंका सता रही है। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी 14 दिन के लिए, किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी 14 दिन की यात्रा शुरू कर देंगे, ये किसी को अंदाजा नहीं था, वो कोई नहीं मान रहा था कि ऐसा कोई, ये था कि एक आध रैली करेंगे, राहुल गांधी आएंगे, रैलियां करेंगे, ये ठीक है, जनसभा होगी उनकी, लेकिन वो 14 दिन बिहार में रह जाएंगे और यात्रा करने लगेंगे और 50 विधानसभा सीटों से 20 जिलों से यात्रा गुजरेगी, ये नहीं सोचा था किसी ने। बिल्कुल, जब ये राहुल गांधी की योजना बन गई और उनको जो रिस्पॉन्स मिला 9 जुलाई के कार्यक्रम में, तब लगा कि अगर एसआईआर को मुद्दा बना करके अगर सभी पार्टियां अपोजिशन की घूमने लगती हैं, तब तो फिर माहौल बदलने लगेगा। फिर आप कैसे रेलिवेंट बने रहेंगे? आप रोज सरकारी खबर से तो नहीं चर्चा में रह सकते हैं ना। सरकार की खबर रोज कोई ना कोई एक घोषणा होती है, उस घोषणा से काम नहीं चलेगा। तब ये योजना बनी, ये नहीं होनी थी योजना, ये बिल्कुल नहीं। एसआईआर के बीच में तो होनी ही नहीं थी, मतलब अगर ये होनी होती मार्च अप्रैल मई जून में हो जानी थी, जो नहीं हुई यात्रा, तो ये नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। एसआईआर खत्म होता, चुनाव की घोषणा होती, पार्टियां चुनाव में लग जाती। ये यात्रा अब इसलिए प्लान की गई है क्योंकि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, तो राहुल और तेजस्वी ग्राउंड जीरो पर हैं, इसलिए एनडीए के नेताओं को भी ग्राउंड जीरो पर जाना है। इस मजबूरी में आनन फानन इस यात्रा की योजना बनी है और यात्रा शुरू हो रही है 23 तारीख से। तो एक तो ये कारण समझ में आ गया कि इस कारण से यात्रा हो रही है। इसको साधेंगे कैसे? इस यात्रा में कोई झगड़ा नहीं हो, टकराव नहीं हो, उस टकराव को कैसे दूर करेंगे? इसके लिए ज्ञानेश्वर जी हमको लग रहा है कि पर्दे के पीछे यात्रा, जिन क्षेत्रों के आपने नाम लिए, ऐसे कम से कम 20-25 क्षेत्र और हैं, 30 क्षेत्र और हैं, जिनमें इस तरह का टकराव होगा, जहां तीनों पार्टियों के कैंडिडेट हैं या कम से कम 2 पार्टियों की दावेदारी है। बिल्कुल, जेडीयू एलजेपी की है, कहीं जेडीयू, कहीं बीजेपी एलजेपी की है, कहीं जेडीयू एलजेपी बीजेपी तीनों की है, और कहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जेडीयू और बीजेपी की है। तो ये जहां जहां ऐसी है, इन सीटों को आइडेंटिफाई करके इनमें से कुछ सीटों को अवॉइड करने की कोशिश होगी कि उन सीटों पर यात्रा नहीं जाए, या 243 सीटों पर जाने, जैसे राहुल गांधी भी अभी सिर्फ 50 विधानसभा सीटों से गुजरेंगे, तो इन ऐसे कंट्रोवर्सी वाली सीटों पर यात्रा नहीं जाए। एक तो ये उपाय होगा। दूसरा उपाय ये होगा कि अगर यात्रा जाती है तो तमाम लोगों से पहले बात हो जाए कि वहां कोई टकराव नहीं होना चाहिए है, कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सब आदमी को भीड़ ले आनी है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। तो ये अभी भी आप देखिए, जैसे प्रशांत किशोर हो या आरजेडी जेडीयू या आरजेडी कांग्रेस हो, हर सीट पर इनके भी तो 2-2 3-3 कैंडिडेट हैं ही ना, 4-4 कैंडिडेट हैं, कहीं जगह 5-5 कैंडिडेट हैं, और सब लोग भीड़ लेकर के आ रहे हैं। तो वहां एक बात कहते हैं, जैसे प्रशांत किशोर एक काम करते हैं कि वो मंच पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारा नाम प्रशांत किशोर है। वो वहां ये नहीं बताते हैं कि ये यहाँ के 8 लोग ये कैंडिडेट हैं या इनका क्या, वो अपना चेहरा, अपना नाम आगे करते हैं। इस स्ट्रेटजी पर हमको लगता है कि एनडीए के नेताओं को भी चलना चाहिए है कि कैंडिडेट को वहां महत्व दें, कैंडिडेट के चेहरे दिखाएं। सब सारे नेता अपनी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को, जैसा आपने कहा कि भाई जेडीयू का जो नेता होगा वो तो अपने ही नेता का चेहरा दिखाना चाहेगा ना, वहां जो बीजेपी वाला होगा वो अपना दिखाना चाहेगा। तो ऐसा नहीं हो, इस तरह का क्लैश नहीं हो, इस तरह का शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं हो। एक और अंतर है ना, देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं वो नए उम्मीदवार हैं। यहाँ तो एनडीए में जो घटक दल हैं और उनके जो संभावित दावेदार हैं, उनमें कई पुराने उम्मीदवार भी हैं, और पुराने उम्मीदवारों को चुनौती देते हुए नए दावेदार सामने आए हैं। तो पुराने जो उम्मीदवार हैं, जो हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, जिनको लेकर आक्रोश है, उन्हें पंक्चर करने के लिए बिहार में किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन होता रहा है, यह तो हमने और आपने एनएसयूआई के जमाने से देखा है ज्ञानेश्वर जी। इसीलिए हमने आरजेडी कांग्रेस का भी नाम लिया। उन लोग भी इसमें एक बैलेंस बना रहे हैं, एक फाइन बैलेंस बना रहे हैं। आप देखिए उन दोनों में भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेफ्ट के साथ भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, और उसी इलाके में है जहां आरजेडी की स्ट्रेंथ है, जहां लेफ्ट का स्ट्रेंथ है, कांग्रेस का भी स्ट्रेंथ है। तो उस इलाके से ही यात्रा शुरू हुई है। तो जिस तरह से वो लोग साध रहे हैं कि आप पहले से कह दीजिए, पहले से एक डिसिप्लिन बनवाइए। देखिए हमको आरजेडी जैसी इनडिसिप्लिन्ड पार्टी, जहां डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं होता है, उस पार्टी के लोग जब इतना संयम दिखा रहे हैं, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि बीजेपी जेडीयू के लोग अपने जो बड़े नेता हैं, अपने नेताओं को डिसिप्लिन का सबक देंगे कि कोई शक्ति प्रदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे निगेटिव हो जाए। और ये पहले से भी कह देना चाहिए है कि भाई अभी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है,
कि इस तरह का कोई ना कोई मैसेज जरूर दिया है आरजेडी कांग्रेस ने अपने लोगों को। तभी आप देखिए इतनी शांति के साथ इतने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से यात्रा चल रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा भीड़ जुटा दी आरजेडी वालों ने, कहीं कांग्रेस के लोग कमजोर पड़ गए, ऐसा नहीं हो रहा है। उसी तरह का कुछ उपाय इन लोगों को करना होगा इस यात्रा में। जहां भी टकराव है या तो अवॉइड करिए उन सीटों को, 50 सीट आप छांट लीजिए, जहां ज्यादा टकराव है वहां यात्रा न जाए। जो आइडेंटिफाइड सीटें हैं उन पर आप यात्रा ले जाइए। वहां के जो आनंद मिश्रा को लेकर के आ गए, आप आनंद मिश्रा को लेकर आ गए तो बक्सर में जितने बीजेपी वाले हैं और इतनी लंबी लिस्ट है वहां संभावित दावेदारों की कि सभी के चेहरे मुरझा गए। अब जब जाएंगे ये विधानसभा एनडीए की बैठक होगी तो वहां तो मत पूछिए क्या होना है। यदि आनंद मिश्रा सामने दिखे तो फिर क्या होगा, भगवान ही मालिक है। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ तो हमको बड़ी हैरानी इस बात पर हुई ज्ञानेश्वर जी की आनंद मिश्रा को ले आया गया तो बीजेपी सिर्फ एक आदमी का ध्यान रख रही है कि मिथिलेश तिवारी का क्या करना है। भाई मिथिलेश तिवारी से वहां बक्सर में क्या करना था? वो तो ले आकर के आपने लोकसभा चुनाव लड़ाया था ना। वो तो उनका क्षेत्र तो बैकुंठपुर है, वो तो बहुत दूर वहां दूसरी जगह के आदमी है। तो आप उनको कैसे स्पेसिफाई करें, उनकी क्या व्यवस्था हो, इसमें लगे हैं। लोकल जो स्थानीय लोग हैं, बेगूसराय जो बक्सर के स्थानीय लोग जो बरसों से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग नाराज होंगे ना। उनकी नाराजगी का कैसे दूर करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो बेहतर होगा कि आप अवॉइड कर दें, ऐसी सीटों पर जाए ही नहीं जहां इस तरह की कंट्रोवर्सी हो, नहीं जाए। जहां सीटों का जेडीयू, बीजेपी, लोजपा और आरएलएम में खींचतान है, उन सीटों पर नहीं जाए। आपकी यात्रा उन सीटों पर नहीं जाए। एक तो ऐसे भी समय कम है, समय अब इतना कम है कि अब 1 महीने, अभी तो एसआईआर भी चल रहा है। सारे नेता, आज ही हमारी एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो गांव गांव बूथ बूथ घूम करके देख रहे हैं कि कितने लोगों का नाम कटा है, उनको जुड़वाने की कोशिश करें। तो वो उसमें लगे हैं। उसमें अभी तक हालांकि बहुत ज्यादा नाम नहीं कटा, जैसा हम बार बार कहते हैं अपने आपके साथ बातचीत में ज्ञानेश्वर जी। अभी आज की रिपोर्ट है कि 1 अगस्त से 18 अगस्त तक चुनाव आयोग के पास सिर्फ 45,661 शिकायतें आई हैं। अच्छा, सिर्फ 45,661 18 दिन में। और उसमें कोई भी शिकायत जो है किसी बीएलए की तरफ से नहीं आई है। कोई बूथ लेवल एजेंट किसी पार्टी की ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है। ये इंडिविजुअल है, हाँ, जिनका नाम कट गया है, अपना नाम जुड़वाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया। वो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव आयोग ने कह भी दिया कि आप आधार के साथ जमा करिए, हम लोग जोड़ देंगे। तो वो काम चल रहा है। तो जो सीरियस नेता है ज्ञानेश्वर जी, इस समय जो सीरियस नेता है वो इसमें लगा हुआ है कि उसके सपोर्टर्स के नाम अगर कटे हैं तो जुड़ जाए। कहीं ऐसा है कि शिफ्ट कर गए लोगों का या मृत लोगों का नाम है तो वो कटवा दिया जाए। तो ये काम भी साथ साथ चलता रहेगा। तो उसके बाद आपको 1 सितंबर को ये खत्म होगा और 30 दिन का इंतजार करना है। उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लगनी है और उसी में दशहरा भी है, दिवाली भी है, छठ भी है। तो यात्रा के लिए बहुत समय नहीं बच रहा है। तो ये एक बेटर एक्सक्यूज है इन लोगों के पास कि आप कुछ क्षेत्रों को अवॉइड कर दीजिए जहां कॉन्फ्लिक्ट है, जहां बंटवारा नहीं हुआ है। और अगर जाएं तो पहले से मैसेज हो कि इंडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि अलायंस जिसको कैंडिडेट बनाएगा सब आदमी मिल करके उसकी मदद करेंगे। देखिए डेमोक्रेसी में ज्ञानेश्वर जी एक बात कह दे, खत्म कर दें, डेमोक्रेसी में टिकट के लिए 10 लोगों का लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है, ये बल्कि अच्छी बात है। आप देखते हैं, आप तो जानते हैं कि अमेरिका में हर पार्टी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए 2 साल प्रक्रिया चलती है। बिल्कुल 2 साल तक प्राइमरीज होती है। डेमोक्रेटिक पार्टी से 4 आदमी दावेदार होता है, उसके लिए वोटिंग होती है। लेकिन अंत में जिसको कैंडिडेट बना दिया जाता है सब लोग उसकी मदद करते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी में अगर एक सीट पर 8 कैंडिडेट हैं, एक पार्टी के 4 कैंडिडेट हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ये पार्टी लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि आप उनको समझा करके रखें कि एक आदमी टिकट एक ही आदमी को मिलेगा, बाकी लोग उसका समर्थन करें। तो ये मैसेज एनडीए के लोग किस तरह से देते हैं ये भी देखने की बात होगी। चलिए, तो देखिए आज हमने समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की बिहार की राजनीति में और एनडीए में सम्राट चौधरी के बढ़ते कदम और 23 अगस्त से एनडीए की जो विधानसभा बार बैठक शुरू होने वाली है उसमें क्या कुछ संभावित है, किस तरीके का घमासान दिख रहा है। राहुल गांधी की यात्रा पर भी हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।